अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। हालात हाज़रा के ऊपर भी गुफ्तगू होती है और अवामी मसाइल के हवाले से बिलखुसूस प्रोग्राम में बात करते हैं। बहुत सारे देखने वाले पैगामात अपने भेजते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि एक अवामी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और एक आम आदमी की बात की जाए। इसके अलावा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट है, दो हिस्सों पर हमारा प्रोग्राम जो है वो मुख्तस हमने किया है। पहले हिस्से में कुछ बात होती है हालात हाज़रा के हवाले से और कुछ अहम खबरों पर गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम में। दूसरे हिस्से में अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। जो दूसरा सेगमेंट है इंशाल्लाह उसमें जाके फिर लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा और आपके जो पैगामात हैं उन्हें बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहले हिस्से में जैसे मैंने कहा कि हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू होती है, तो इस वक्त जो अहम मसाइल हैं उसमें हमेशा मैं कहता हूँ कि सर फहरिस्त महंगाई है। और गुज़िश्ता रात भी बहुत सारे पैगामात सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हो रहे थे, जिसमें इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सियासी नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं, सेनेट में जो कुछ हुआ है उस हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। तो कोशिश करेंगे सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में यकीनन तमाम मामलात को समझने की कोशिश भी की जाए और इस वक्त जो मईशत की अमूमी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात कर ली जाए। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है, बड़े ख़ास मेहमान हमारे पास स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और उनसे खुलकर मौका मिलेगा इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने का। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा। हमारे पहले जो मेहमान हैं जानी पहचानी शख्सियत हैं और बिज़नेस के हलकों में बड़ा नाम है और ताजिरों के हवाले से ख़ास तौर पे जो उनके मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत देर से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी है, अभी जिनके हवाले से आज आप सुन रहे हैं, ख़बरों में बड़ा नाम उनका आ रहा है, उनके एडवाइज़र भी रहे मईशत के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से ख़ास तौर पे, और जो ताजिर तंजीमें हैं उसको भी लीड करते रहे हैं। जो सबसे एपिक बॉडी है फेडरेशन FPCCI, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। और इसके अलावा माशाल्लाह बड़ी मसरूफियात हैं, जाना पहचाना नाम है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ये काउंसलिंग के हवाले से एक हमारी एक सीरीज़ रही थी माजी में, आपको याद होगा, और अगर नहीं याद तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें नौजवानों की काउंसलिंग के हवाले से, उनको दरपेश मसाइल और चैलेंजेस करियर के हवाले से और इस तरह दीगर कई मामलात के हवाले से हमने इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। तो मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जुनैद एहसन साहब, सबसे पहले मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जुनैद प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और जुनैद बहुत सारी चीज़ों के हवाले से काउंसलिंग करते हैं, सिर्फ करियर के हवाले से ही नहीं, और इसके अलावा जो उनकी सोच है, उनका जो समझने का तरीका है और वो जो एजुकेशन लेकर जब जाते हैं अमली मैदान में उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इन तमाम मामलात पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जुनैद से आज तफसीलन इस मामले पर भी गुफ्तगू होगी। मेरे साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ गुज़िश्ता रोज़ आपका एक आर्टिकल छपा जिसके अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए कर्ज़ों की निशानदही की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कर्ज़ अगर ना लिया जाए, एक आम आदमी का सवाल है, तो फिर मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत की संजीदगी किसी हवाले से नज़र नहीं आई। बड़ी माजरत के साथ एक पॉजिटिव आदमी हमेशा एक पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए ज़रूरी समझता हूँ डिस्कस करना क्योंकि लोग इसके बारे में अब सवाल करते हैं। प्लानिंग कहाँ है? कोई टेक्सटाइल के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं वज़ा की गई। आपने टैक्स कलेक्शन का कोई मयार मुकर्रर किया नहीं किया गया। जिस तरह टैक्सेस हमेशा से कलेक्ट होते आए उसी तरह आपका सिलसिला चलता आ रहा है। ना फिर इदारों की निजकारी के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला हो सका, और किसी भी जगह पर मुझे कोई ऐसा मामला समझ में नहीं आ रहा जिसके ऊपर बात की जा सके कि यहाँ से बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है। फरमाइए आप किस तरह। आपने बड़े अच्छी तरह से प्रेम्बल में कहा है कि इस हुकूमत के 3 साल हो गए हैं और जो चीज़ें चैलेंजेस थे उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि गर्दिशी कर्जे 2400 अरब रुपए की। दूसरी चीज़ है पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें PIA, स्टील मिल, वापडा और रेलवे, उसकी निजकारी का कुछ भी नहीं हुआ। कर्जे हमारे जो हैं, जो लॉ है वो 60% अब GDP से ज़्यादा अलाउ नहीं करता। आप 88% तक पहुँच चुके हैं। अच्छा, आपके कर्जों का सिर्फ जो सूद है वो 3000 अरब रुपए सालाना हो गया है, जो आपके दिफा के और तरक्याती मंसूबों से दुगना हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके पास बजट में पैसे ही नहीं बचते दिफा के लिए। अपने मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ज़ुमरे में जो मिनिमम डिटरेंट रखना पड़ता है उसके अखराजात भी आप, क्योंकि आप सब सूद की मद में दे रहे हैं और जो कर्जे ले रहे हैं वो बड़े महंगे ले रहे हैं। अभी जो 1 अरब
डॉलर का सुसुक बॉन्ड लॉन्च किया है जी, कोई जी। 1 हफ्ते पहले, 8% के ऊपर डॉलर में, डॉलर में 8% के ऊपर। और ये मैंने 8 साल का है। अब 8 साल मुझे में ये मेच्योर जब हो बतलाएं जाएंगे कैसे अदा कि करेंगे? 2% 3% पे रेट चल रहा है दुनिया में, अमेरिका बारे में तो 1.5% पौने 2% है। जी। चले, आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं मिली, फिच ने, स्टैंडर्ड पुअर्स ने और मूडी ने बॉन्ड्स पे आपकी रेटिंग डाउनग्रेड की है, जी। तो आप बढ़ा सकते हैं 1% 2% पर। 8% आपकी मुल्क, आपका अवाम अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी मज़ा खेज़ है, वो कहते हैं जी हमने पुराने कर्जों को उतारने के लिए नए कर्जे ले रहे हैं। जी। अब आपको मैं एक स्टेटिस्टिक दे दूं, या से 3 सालों में टोटल कर्जे इन्होंने लिए जी। पीटीआई की हुकूमत जी, में जब वो जी। आई थे, 42 अरब डॉलर, और इसमें वापस किए उन्होंने 32 अरब डॉलर, और 10 अरब डॉलर इजाफी लिए हैं। जी। ये 6 महीने में जी। जो है, पिछले 6 महीने में से 23 अरब डॉलर लिए हैं। तो किस तरह आप कहते हैं कि हम नए नहीं ले रहे? बिल्कुल नए ले रहे हैं, और पुराने उतारने के लिए भी लिए जा रहे हैं कर्जे। कर्जे उस वक्त अच्छे लगते हैं, जो आपका सवाल था, जब वो किसी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो। डैम्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सोलर का 1000 मेगावाट का कोई प्रोजेक्ट आपने लेके लगा दिया, क्योंकि वो उसी प्रोजेक्ट से उनकी अदायगी हो जाती है, अदायगी हो जाती और है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक उसके फ्रूट्स मिलते हैं। ऐसा ही एक्टिविटी एक जनरेट होती है, बिल्कुल ऐसा सही ही है, है। जॉब क्रिएशन होता है वगैरह। तो ये चीज़ तो हमारे है नहीं। तो मैं समझता हूँ कर्जों का जो अब अंबार लग चुका है, वो बढ़ता जा रहा है, कंपाउंड हो रहा है। उसमें मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं उसकी अदायगियों में, क्योंकि डेट मैनेजमेंट की नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं नजर आ रही। आपने जो लफ्ज़ कहा ना कि इसको उतारने के लिए क्या सूरत हाल, वो होता है, एक डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ जी। डेट मैनेजमेंट का। डेट मैनेजमेंट जनरली ये देखता है कि सस्टेनेबल डेट हो, और सस्टेनेबल डेट के साथ ये यानी काबिल बर्दाश्त डेट हो, और महंगे कर्जे पहले उतारें। जी। आप कर्जों में से छाटते हैं, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। छाट के जो 8% वाला है, जो 9% वाला है, जो 7% वाला है, वो पहले उतारें। तो जो सस्ते हैं उनको आप लॉन्गर पीरियड के लिए सस्टेन, ये सब डेट मैनेजमेंट का हिस्सा एक सवाल का और जवाब दे दें, इसी में शामिल कर लें। एक बड़ी हमारे लिए आप समझ लें कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना, जब कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क $1 बिलियन के लिए क्यों इतनी एफर्ट करता है कि उसको सकूक जारी करने पड़ रहे हैं, यूरो बॉन्ड जारी करने पड़ रहे हैं, जनरेट नहीं कर सकते $1 बिलियन। 1 बिलियन जो IMF से ले रहे हैं ना, जी। ये 1 बिलियन नहीं है। जी। IMF की ग्रीन चिट जब तक नहीं मिलेगी, या उसके प्रोग्राम में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो ना वर्ल्ड बैंक आपको देगा अपनी लिमिट्स, ना एशियन डेवलपमेंट देगा, ना IFC देगा। खट से आपकी अगर खुदा ना खास्ता ये IMF के प्रोग्राम से आप निकाल दिए जाते हैं, तो तीनों रेटिंग एजेंसीज आपकी रेटिंग को ठग से डाउनग्रेड करती, डॉलर आपका 200 रुपये पर खड़ा हो जाता। बिल्कुल। LCs आपके बार एक्सेप्टेंस के लिए कंफर्मेशन ऐड करा रहे होते। ये सब चीज़ें हैं, लिहाजा आपने अपने रिजर्व्स बिल्डअप नहीं करे, आपने एक्सपोर्ट्स को इतना नहीं बढ़ने दिया जो आपके फॉरेन रिजर्व को सपोर्ट करे। आपकी इंपोर्ट धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है। इस 6 महीने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो है फ़र्क देखते हो, जिसको तिजारती खसारा कहते हैं, आज लिख लें मेरी बात, 50 अरब रुपए का साल में तिजारती खसारा होगा। करंट अकाउंट को खसारा 9 बिलियन का हो चुका है जी। तो ये सब 6 महीने में ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे माशी कारकर्दगी जो है बड़ी गंभीर सूरत हाल नज़र आ रही है। और उसमें देखिए रिमिटेंसेज एक वाहिद फैक्टर है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बचा रहे हैं, उन्हें एक कप चाय नहीं पिलाता कोई, और वो 30 अरब डॉलर की रिमिटेंसेज करके वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने इकोनॉमी को एडॉक बेसिस पे चला रहे हैं। इस बार IMF के जो शराइत एग्री हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतने हार्श कंडीशंस मैंने नहीं देखी। मैं हर हुकूमत के साथ बजट्स में, IMF में नेगोशिएशन, स्टेट बैंक में बैंकिंग का चेयरमैन मैं 13 साल रहा हूँ,
तो ये चीज़ मैंने नहीं देखी। अब स्टेट बैंक को जो टॉमिनस मदर पितर आज़ादी दी है, उससे आप ये देखें कि एक हुकूमत का इदारा हुकूमत में होते हुए आपसे ले लिया गया, कंट्रोल में नहीं है वो आपका, वो बच्चा खानदान का बच्चा है लेकिन निगरानी कोई और करेगा। इकोनॉमी की बैकबोन भी है। तो अब उसके बाद जो सॉवरेन आपकी कुछ चीजें थी जो उसके एम्बिट में आती हैं, वो अब आप नोट प्रिंट नहीं कर सकेंगे, आप कर्जे बैंकों से नहीं ले सकेंगे, आप उनको नैब पूछ नहीं सकेगा, उनको FIA नहीं पूछ सकेगा। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ सॉवरेन नेशन को जेब नहीं देती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू की जाएगी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं मुख्तसर सी, और वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मईशत के हवाले से। यकीनन सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है, और एक बात मैं बार बार दोहराता हूँ, वो ये कि संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। समझने की बात यह है कि इस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हों, क्यों कोई ऐसी बात नहीं की जाती जिससे कोई आपको उम्मीद मिले, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ कानून साजी के हवाले से जैसे बात हो रही थी, ये जो सेंट्रल बैंक होता है, जो स्टेट बैंक है, इसके हवाले से जो बिल पास हुआ है, अब आने वाले वक्त में इसके क्या नताइज निकलेंगे समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन और भी दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी है। हमारे मेहमान जुनैद अहसन साहब तशरीफ़ फरमाएँ। जुनैद साहब, ये फरमाइए, सूरत हाल आपके सामने है, अपॉर्चुनिटीज़ जब तेज़ी से ख़त्म हो रही हों, जैसा अभी मिर्ज़ा साहब से बात हो रही थी कि जब आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए जाएं और इतनी ज़्यादा सामने कंस्ट्रेन हो, इतनी ज़्यादा मसाइल हों, आपको बहुत ज़्यादा कैश स्टार्विंग आपकी इकॉनमी बन चुकी हो, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पे यंगस्टर्स कैसे तलाश करें, कैसे रास्ता बनाएं, क्योंकि नाउमीदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ये मैसेज कन्वे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और पहले ये होता था कि यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी तो लोग बाहर ट्रैवल करते थे, लेकिन अब अब्रॉड भी अगर देखें, वेस्ट में भी देखें, तो अपॉर्चुनिटीज़ डिप्लीट हो रही हैं। फरमाइए क्या करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यासिर वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। अपॉर्चुनिटी की आपने बात की और नाउमीदी की आपने बात की। नाउमीदी वैसी कुफर है, हम सबको पता है, लेकिन हम फिर भी उसमें चले जाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आखिर कब तक ये बहुत बड़ा एक सोच का पहलू है, कब तक हम एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को और लोगों को ब्लेम करते हैं। ये हो गया, ये नाउमीदी के उस ज़म्न में आता है ना। स्टार्टअप्स अगर मैं देखूं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बड़ा एक दौर चला है, और लोग यंगस्टर्स की अगर आप बात करते हैं तो यंगस्टर्स मैं देखता हूं छोटे छोटे स्टार्टअप्स अपने बना रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू वर्क विद देम, टू प्रोवाइड देम द फूड एंड शेल्टर। सो जो मैंने बात की आखिर कब तक की, जब तक हम इन चीज़ों पे फोकस करना नहीं छोड़ेंगे कि एनवायरनमेंट ये हो गया, हालात ऐसे हो गए, मैं क्या करूं, यकीन जाने कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्टिव नेशन। बिल्कुल ठीक है। आप सेल्फ रिलायंट होंगे, विच इज अगेन एन ओनरशिप। ठीक है, आप सेल्फ रिलायंट होते हैं, आप अपने रास्ते को देखते हैं, वो काम करते हैं जो सही हो। बिल्कुल ठीक है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब तक आप सही को सही नहीं कहना शुरू करेंगे और गलत को गलत नहीं कहना शुरू करेंगे, हमारा माशरा समहाउ, मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ कोचिंग, तो मैं देखता हूँ कि यार सभी तो कर रहे हैं, ऐसा ही है, सभी तो गलत काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है, ये फिनोमेना है। एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं डायरेक्शन, और जो आपकी बात है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाली, मेरा ख्याल है स्टार्टअप्स का, मिर्जा साहब भी इससे एग्री करेंगे मुझसे, कि स्टार्टअप्स का जो हमारे यहाँ एक दौर चला है पिछले 5-6 साल से ज्यादा हो गया इसको, मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स अब नाउ दे आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग एंड कमिंग अप विद देयर ओन। $50 बिलियन आ चुके हैं स्टार्टअप्स के, बताइए आप। 350 मिलियन। जी। और अपॉर्चुनिटीज इसी तरीके से क्रिएट होती हैं, पॉजिटिविटी को देखते हुए। मैं हरगिज यही नहीं कहता कि अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि जी नेगेटिविटी तो है, आई डू एग्री दैट नेगेटिविटी एग्जिस्ट, लेकिन उस पे फोकस करने से आपको मिलेगा क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन। जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वही आपको मिलेगी।
ठीक है, नेगेटिविटी पे करते जाएंगे तो वो नेगेटिविटी ही मिलेगी। सो इजंट इट बेटर कि आप पॉजिटिव साइड को देखें, थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें, इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने हर शख्स को खूबियां देके बेशक बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सो दिस इज, इसका अगर मैं लुब्बे-लुबाब कहूं कि हमें फोकस करना उन चीज़ों पे जो कि पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। तो सोच इस तरह से जो है वो तब्दील हो सकती है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सोचना पड़ेगा। लेकिन हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया बड़ी नेगेटिविटी फैलाता है। सुबह के वक्त यासिर साहब जो हैं वो बड़ी मुश्किल बातें कर रहे होते हैं, मुश्किल इन द सेंस के कोई होप नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बुलाने का मकसद यही होता है कि आप कोई होप दे देते हैं, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन होना ज़रूरी है। और मेरे साथ मैं एक बात अपने प्रोग्राम्स में बार बार दोहराता हूँ, संजीदगी का मुजाहरा करें। खुदा का वास्ता है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप संजीदा हो जाएं। कम से कम जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, एक पूरा पीएम के गिर्द एक लोगों का एक सर्किल है, जिस तरह की बातें वो करते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए जो जो तरीके इख्तियार करते हैं, और फिर जो कुछ रात गए होता है सबके सामने। एक जब भी मैं बाहर जाता हूँ एक सवाल किया जाता है कि संजीदगी का मुजाहरा क्यों नहीं किया जाता। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात आपने सही कही कि एडॉक मेजर्स हो रहे हैं और फायर फाइटिंग हो रही है। वहाँ आ गए तो बुझा दिया, यहाँ लग गई यहाँ बुझा दी। एक कंसिस्टेंट तवीलों मियाद पॉलिसीज लेके और फेज वाइज उन पे इम्प्लीमेंटेशन कराना। सिस्टम ऐसे ही चलता है। 100% अगर इम्प्लीमेंट ना हो, 50 भी हो जाए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, वो तरीक़ेकार नहीं इख्तियार किया जा रहा है, जो मेरे नज़दीक मौलिक है, बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आप एडॉक मेजर से कभी वो रिजल्ट ही नहीं हासिल कर सकते जो एक मरबूत कोर्स ऑफ एक्शन से आप हासिल कर सकते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि इस हुकूमत के पास टीम नहीं हो सकी, हाथ लगता। हालांकि इन्होंने जब 6 महीने पहले से हुकूमत में आने से पहले असद उमर को कहा था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। असद उमर को होमवर्क करना चाहिए था। उनके पास बैलेंस शीट तो थी जाने वाली हुकूमत की, उस बैलेंस शीट में उन्हें पता है क्या क्या गलतियां, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन होमवर्क नहीं हुआ। वो ये कहते हैं सॉरी कि हिडन एलिमेंट्स जो थे उसके बारे में पता नहीं था, जो हमारी लाइबिलिटीज थी वो मेरे ऊपर पूरी वो खुली नहीं थी। जब मैंने ऑफिस बेयरर बना, फाइल्स उठा कर देखी तो पता चला यहाँ तो वो बहुत गड़बड़ है। फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, मैं भी उसमें बजट की प्रेजेंटेशन देने जाता था और असद उमर साहब वहाँ पे होते थे। और उस कमेटी में आप कोई भी चीज़ डेटा मांगे तो जरूरत नहीं है कि इधर से उधर कोई फिगर आपको दे दे, ये बातें नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है चैनलों पे आके मुस्बत बात करते हो, सही बात करते हो, ये क्रेडिबिलिटी मेरा असासा है। तो मैं जहाँ गलत है वो आपको मैं तस्ही करूँगा जो मैं आज कर रहा हूँ कि इसमें होमवर्क अगर कर लिया जाता है 6 महीने में तो एक अच्छा रोड मैप दिया जा सकता था। अब मसला ये है कि 3 साल गुजर हो गए, अब 1 साल और है, उसके बाद फिर इलेक्शन की तैयारियां हैं। लोग महंगाई से इतने फ्रस्ट्रेट हैं और वो और बढ़ रही है। बदकिस्मती भी है कुछ चीजें। फर्नेस ऑयल $91 का हो गया, ये पहले 0 था, फिर $20 आए थे, फिर $40 बहुत अरसे रहे, अब $91 का है। तो अगर आपका पेट्रोलियम मसनूआत फर्नेस ऑयल और LNG का बिल पहले था 9 बिलियन डॉलर, तो वो हो गया $15-16 बिलियन। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक एक पड़ी आपको। अब इसकी दुआ ही की जा सकती है कि इंटरनेशनल ऑयल की, अब देखें 10 रुपए का बढ़ाने की बात हो रही है फी लीटर, 10 से 11 रुपए बिल्कुल जो समरी गई है जी। अब 10 से 11 तो ये है, और दूसरे IMF अंकिल से जो एग्री करा हुआ 4 रुपए जी फी लीटर मंथली जून 2022 तक बजट तक जी, तो 30 रुपए बढ़ा के देने, एक साथ बढ़ा दें, बिल्कुल ठीक है, या हर महीने 4-4 रुपए बढ़ाएं। उन्होंने कहा जी 4-4 रुपए बढ़ाएं। अब एक आदमी सो के उठता है, पहली तारीख है आज जी, 4 रुपए लग गए, 15 दिन बाद दोबारा लग जाए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आपने IMF से तो एग्री कर ली है, लेकिन आप अपना जिस पे लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी तो देखो। बिल्कुल ठीक है, आपने इनकम बढ़ाई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यही देखिए महंगाई का सिर्फ एक तोड़ है पूरी दुनिया में, बिल्कुल इनकम बढ़ाए। अब इनकम अगर नहीं बढ़ती और महंगाई बढ़ती चली जा रही है
तवाजुन खत्म हो गया ना फिर। सर वो तो मिसालें टर्की से दे रहे हैं ना, कह रहे हैं टर्की के अंदर भी तो इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई के ऊपर। अगर हमने कौन सा वो किया है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा जी अमेरिका ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है क्योंकि डिमांड ड्रिवन अब इकोनॉमी बन गई है कोरोना के बाद। वेलफेयर स्टेट्स हैं, मेडिकल फ्री होता है, इंश्योरेंस होती है, एजुकेशन फ्री होती है। अभी जो कोविड में बिलियंस ऑफ डॉलर के दरवाजे खोले उन्होंने, जो कल भी आई हैं डोजेस, जो सपोर्ट्स फंड्स जो रिलीज किए, और ये सब बातें इतनी ज्यादा हैं कि मैं आपको अगर लिस्ट कर, तो हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ 20,000 जो लेके निकलेगा, अब पेट्रोल जो पहले 90 का था अगर 140 में हो तो या तो टंकी आधी भरवाए, बिल्कुल ऐसा ही, या 10 रोटी लाता था तो अब घर में 5 रोटी लाए उन्हीं पैसों में। ये है अब वर्स्ट सिचुएशन है। जुनैद, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे? अब देखें जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब आपकी महंगाई हुई है तो इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक टीम की बात करते हैं, टीम मैं समझता हूँ ना, आई एम सो सॉरी टू से, कि ना गवर्नमेंट में है ना पूरे नेशन में है। हम नेशन है ही नहीं एक्चुअली, कौम तो माफी के साथ। जब तक कि अगर हम यूएस की एग्जांपल लेते हैं, यूके की एग्जांपल लेते हैं, या कनाडा की एग्जांपल लेते हैं, एनी अदर कंट्री, वहाँ एक कौमियत है, वहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि एक जज्बा है और वो अपने मुल्क के लिए करते हैं माफी के साथ। हम सब अलग अलग हैं, अपनी अपनी सोचों में डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो आपने बात की थी ना डायरेक्शन की, एक थीम सेट करना बहुत जरूरी है, एक डायरेक्शन सेट करना बहुत जरूरी है। इख्तियार भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि जब इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, महंगाई हो रही है, तो इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए। हम 10 चीजों में बात करते हैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ग्रास रूट लेवल जी, बिल्कुल, एक वर्कर के ऊपर। हम वर्कर्स की सैलरी आप मुझे बताएं 19,000 में क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। जस्ट गिव मी अ राइट आंसर। जो आप कह रहे हैं मतलब कि उसको इंक्रीज करना, हसन साहब जी, सवाल ये है कि इनकम कैसे बढ़े? गवर्नमेंट मुलाजिम की तनख्वाह में 10% से ज्यादा बजट में वो तो हो ही नहीं सकता ना, IMF अलाउ करेगी आपको। तो एक और चीज होती है और वो होती है जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब सिंगल ब्रेड अर्नर जो घर में एक है कि सिर्फ यासिर ने कमा के लाना और सबकी जरूरतें पूरी करनी, उस कंसेप्ट से निकले। बिल्कुल, कोई बच्चियां हैं उनको ट्यूशन पढ़ा लें, बेगम जो है वो स्कूल में चली जाएं, सुबह जैसे इंडिया में निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, वो बेगम को छोड़ता एक जॉब पे, बिल्कुल ऐसा आते वक्त इंग्लैंड वगैरह में भी है, बच्ची अपने ग्रोसरी स्टोर पे बैठ जाती है 3 से लेकर 7 बजे तक। और स्टार्टअप्स की जो हमने बात की, मतलब कुछ ना कुछ, वही जो हमने शुरू में बात की, कुछ ना कुछ तो करना है उसके साथ। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए इकोनॉमिक, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर बनानी होगी, जो जॉब क्रिएट होंगी। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मैं हमेशा कहता हूं देना पड़ेगा। मैं आपकी यहाँ की बात करता हूँ, कराची में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, जॉब क्रिएशन जीरो है, कोई नई फैक्ट्री नहीं लग रही, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता फैक्ट्री जो है बंद हो रही है, वो वेयर हाउस बन रहा है। मैंने बिलावल साहब से भी मिला था, आपको पता है, मैंने उनसे कहा और चीफ मिनिस्टर साहब से बात करी, कल खुर्शीद शाह साहब भी थे, लंच में हम बात कर रहे थे कि हमें कराची और सिंध में लैंड एटलीस्ट प्रोवाइड कर दो। लैंड अगर आपके 25 से 30 करोड़ पे एकड़ है साइट में जी, और आप 4 एकड़ लेते हैं तो 100 करोड़ भाई, वो तो बिजनेस ही पूरा वहीं लैंड में चला गया। एक ये चीज देखें कि हमें सस्ती लैंड दें ताकि, और शर्त हो 2 साल में इंडस्ट्री लगाए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। तो वो लैंड ट्रेडिंग पर्पस के लिए, कमर्शियल नहीं है, वो सनत के लिए, ताकि जॉब क्रिएशन हो। आपका काम है मुल्क में जॉब क्रिएट कराना, और जॉब क्रिएट होगी तो एक आदमी 2 जॉब भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, और एक सिंगल ब्रेड अर्नर के बजाय डबल ब्रेड अर्नर भी हो सकता है, लेकिन स्पेस होनी चाहिए, उसको कहीं आप अकोमोडेट कर सकें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जनाब, ग्रूमिंग के हवाले से बात करें ना जरा। अब ये बात बताएं, आपने कहा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है, डायरेक्शन सेट करें, डायरेक्शन सेट कौन करेगा ये जरा फरमाइए। सर डायरेक्शन सेट कॉम्बिनेशन के साथ ही होगी, स्टूडेंट्स को भी, यंगस्टर्स को भी डायरेक्शन सेट करें। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं, एजुकेशन जो हमारी एकेडमिक है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। जहाँ फुकदान है वो सोशल एजुकेशन का, सिविक सेंस का है, वो बहुत बड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो बहुत जरूरी है डायरेक्शन सेट करने के लिए। मैं आजकल एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, आई एम द गुरु ऑफ माय लाइफ।
ठीक है, दैट्स टोटली इंस्पिरेशन। दैट डजंट मीन कि आपको किसी मेंटोर की, किसी सीनियर सिटीजन की, किसी और बड़े काबिल इंसान की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं है एज अ कोच और मेंटोर, बट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। थिंक अबाउट इट कि आप क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअली, पोटेंशियल डिस्कवरी के ऊपर करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर मैं आजकल काम कर रहा हूँ कि आपने कैसे ग्रो करना है, तो यू हैव टू सेट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, ग्रूमिंग अंदर से आएगी। हम खुशी की बात करते हैं वो भी अंदर से ही बाहर से नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फील गुड एलिमेंट होना चाहिए ना सोसाइटी के अंदर, बाहर निकलें तो उसको अच्छा महसूस हो। यहाँ कुछ और सिचुएशन नेगेटिविटी सीकर, उसके लिए छोटे छोटे से अमल है। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे अक्सर जा रहे होते हैं। आज मैं कहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि सब सिर्फ एक सलाम करना ही शुरू कर दें, मुस्कुराते। सबसे अच्छी बात है, एक दूसरे को राह चलते, जानते हैं नहीं जानते, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा अमल तो शुरू करें। लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं क्यों करूँ, ये भी एक बड़ा ईगो का बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, हर लेवल पे है। ठीक है, मैं जो आपसे जो सैलरीज की भी बात कर रहा था, गवर्नमेंट लेवल एक अलग है, प्राइवेट इदारों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि यार यू अर्न अ लॉट, आप जब तक उनके लिए जो आपकी लेबर है उनके लिए अगर आप इसी चीज में अटके हैं कि 19 होनी चाहिए, 25,000 होनी चाहिए, रीथिंक अबाउट दैट। ठीक है, और फिर जो आपने एक सर शुरू में बात की थी कर्जे लेके किसी प्रोडक्टिव काम में लगाने की बात आपने, एक तो इंडस्ट्री बहुत जरूरी है एज यू हैव मेंशन थोड़ी देर पहले, दूसरा मैं समझता हूँ एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस आने वाली नस्ल को इतना। और एजुकेशन में सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बिल्कुल ठीक है, या सर एकेडमिक्स में सोशल एजुकेशन में सोशल एजुकेशन सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर, कि हमें बात किस तरह करनी है, हमें तहजीब में कैसे रहना है, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम माफी के साथ असेंबली से लेके नीचे तक। बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होगी तो असेंबली में फिर वो सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और असेंबली से भी आनी चाहिए कि आप इख्तिलाफ राय हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, इख्तिलाफ राय आपको लाइसेंस नहीं देती कि आप बदतमीजी करें किसी के साथ भी, चाहे गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो। एक तरीका कार होता है बात करने का, आप इख्तिलाफ करें, फोरम्स पे जाएं, बात करें। दुनिया भर में होते हैं एहतजाज, आपने देखे सड़कों पे भी एहतजाज, बिल्कुल ऐसा। हमारे यहाँ क्यों इस तरह की चीजें होती हैं? ऐसा ही हमारे यहाँ क्यों इस तरह के नुकसान होते हैं जिसका कोई कसूर नहीं होता, उसके ऊपर आप किसी का आप रिक्शा जला दें फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो एज अ नेशन हमें एक नेशन बनने की जरूरत है, एक मतलब कौम बनने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। कमिंग बैक टू इकोनॉमिक अफेयर्स, हमारा अब पाकिस्तान में हर शख्स का अब इंटरेस्ट इसी में रह गया है। फूड सिक्योरिटी की बात कर लें, अब एक नई बहस इसका आगाज़ हो गया है। प्लानिंग के हवाले से बात कर लें, टेक्सटाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि आपके पास आप ग्रोअर हैं, आप कॉटन रॉ मटेरियल आते हैं, है ना। अब आप इंपोर्ट की तरफ चले गए, आपकी जो नंबर्स हैं, अभी मैं पिछले दिन एक वेबिनार में था, वहाँ पे एक साहब नंबर्स शो कर रहे थे, तो मैंने उनको ये सवाल भी पूछा, अगर मैंने कहा कि आप समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है, वो कहते हैं पोटाश की भी ऑफटेक बढ़ गई है और दीगर जो उसके जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसकी भी ऑफटेक बढ़ गई है। तो फिर मैंने कहा कि जो आप 12 लाख बिल से तो होना चाहिए था कि आप 16 की तरफ जाते, आप 8 लाख धक्का मार के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सीड्स की पोजीशन आपको पता है कि वेयर डू वी स्टैंड, 92 से लेकर अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। पर एकड़ आपकी जो यील्ड है वो कम स्क्वीज होती जा रही है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा है, पॉपुलेशन में एक्सपेंशन हो रहा है, तो डिमांड बढ़ेगी। उसको देखते हुए क्या प्लान किया गया है? मैं अब ये सवाल किससे करूंगा, अब आप ये बताइए ना, क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो डिस्कस कर सकता है? पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी जी, जो बाबाए कौम ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, वो ज़राई सनती पाकिस्तान का था। यानी ज़राअत को डेवलप करके जो प्रोड्यूस आए वो सनत में इस्तेमाल करें, वैल्यू एडिशन करें और एक्सपोर्ट करें। ये है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथ क्यों कह रहा हूँ मैं? वो इसलिए कि ज़राअत के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब अल्लाह ने हमें दी है। दुनिया का सबसे बड़ा अपाशी निज़ाम, मेहनत कश किसान है, चारों मौसम है, 365 दिन सूरज है और फर्टाइल लैंड है। अब और क्या चाहिए? बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमने इसको सही मानों में इस्तेमाल नहीं करा जी। हमने नए सीड्स जैसे भी आपने क्या कोई डेवलप नहीं करें। जब मैंने स्पिनिंग मिल लगाया था 90 में, तो 2 बीज कॉटन के थे, केट 68 जो सिंध का था और MNH 93 पंजाब से जो कॉटन आती है। बिल्कुल ठीक है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही 2 हैं, 2.5 3 नहीं हुए। हाँ, इंडिया ने बीटी कॉटन लगा के 18 मिलियन बेल थी 6 साल में, आज 40 मिलियन बेल। कल उषु शाह साहब से ये लंच पे बात हो रही थी, पहुंच गए हम। उसकी यील्ड 65 मन
फी एकड़ पे पहुंच गई, हमारी लोएस्ट यील्ड है। तो ये सब चीजें आपने एक सेक्टर को जो अल्लाह ताला ने आपको दिया था उसको कहीं से कहीं ले जा सकते थे, आपने इस्तेमाल नहीं करा। तो ज़राअत को आप इस्तेमाल नहीं सके तो सनत में उसका पट्टा बैठ गया, इसलिए कि रॉ मटेरियल तो वहां से आता था। अब आप कॉटन इंपोर्ट करेंगे, 8 मिलियन में बेल पैदा हुई है, 13 के बजाय 5 है, 5 में आपने 3 मिलियन की लास्ट टाइम। और इंपोर्ट भी इंडिया से बैंड है, वो मैंने लेटर लिखवाया, कॉलम लिखा था कि आप खोलें, क्योंकि वाघा बॉर्डर से जो आती है कॉटन सुबह निकली शाम में आ गई सस्ते दामों में, अब वो हमारी कॉटन के बिल्कुल कंपैटिबल है। ठीक है। तो कॉटन इंपोर्ट करके ब्राजील से, सेंट्रल एशिया से, अमेरिका से, तो आप सस्ती नहीं पड़ सकती है, बिल्कुल क्वालिटी भी टाइम भी वो है, उसके बाद प्राइस, फ्रेट, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें बिगड़ती गई। जब ये बिगड़ी तो आपके नेशनल इकोनॉमी में अगर 100 को देखें तो सनत 19% रह गई है, ज़राअत 19% रह गई है, और सर्विस सेक्टर 62% हो गया है। तो सर्विस सेक्टर के 62% के माने कि आपने पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया। आप इंपोर्ट करते हैं और सप्लाई कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट लेते, पर ये पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं है। इससे जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, इससे एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। आपके जो चीज एक्सपोर्ट करते थे वो भी अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने अपनी इकोनॉमी का जो फॉर्मेट था वो बिगाड़ दिया है, और उन चीजों पे जो एक स्ट्रेंथ थी उनको स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल। सर एक चीज और लेट मी जस्ट शेयर विद यू, इस वक्त जो पर कैपिटा यूटिलाइजेशन है पानी की, फसल के हवाले से भी और इंडिविजुअली भी, ये एक बहुत बड़ी साइंस बन चुकी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि आपको कौन सी ऐसी फसल लगानी है जिसमें पानी की यूटिलाइजेशन कम से कम हो। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे जो वाटर रिजर्व्स हैं बड़ी तेज़ी से डिप्लीट कर रहे हैं। आज बैठकर हमें ये तय करना होगा, अगर आज हम करते हैं कि हमने इस तरह प्लान करना है, तो जाके हम फूड सिक्योरिटी की जो भी बात कर रहे हैं उसको सही तरह से आप मटेरियलाइज करेंगे। अदरवाइज वाटर शॉर्टेजेस जो है ना रिसेंट टाइम, आज जो नए सीड्स बने दुनिया में वो वाइट फ्लाई रेजिस्टेंस है जी, यानी फ्लाई का अटैक असर नहीं होता जी, और पानी की कंजम्पशन 50% लेस हो जाएगी। नए सीड्स जो आप सीड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक पौधे में से ज्यादा फ्लावर और यील्ड जो उसकी पर एकड़ उनकी मैक्स, तो दुनिया तेजी से चेंज हो रही है। आप 1983, 84, 90 की जो बीज है 2 वो 2.5 नहीं हुए। अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट को गोली नहीं मार दूं, बिल्कुल ऐसा ही, कहाँ है, एक बीज इन्होंने नहीं बना के दिया है। और जो बाहर से बीटी कॉटन आई थी मैनसेल्टो ने, जब मैं एडवाइजर था, वो पैसे इतने ज्यादा पर एकड़ मांग रहे थे कि वो हमारा किसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसमें फिर लोगों ने कुछ स्मगल करके ये बीटी कॉटन मंगाई थी इंडिया से, कुछ कहीं से। क्या रिजल्ट आया उसका सिंध में, आप देखें आज सिंध की कॉटन की प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में तेजी से बढ़ी है। बलूचिस्तान में कॉटन लग रही है अब, लग रही। भाई इन इलाकों को आप अगर तैयार करते हैं, जो नए इलाके हैं, नई प्रोडक्शन ऐड होगी आप। और ये प्रोडक्शन का सिलसिला जो है ना, यू विल अमेज टू नो कि सबसे पहले बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ था। कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी जिसके अंदर मैंने देखा था, तो ये अप टू डेट है। मैं जो आपको बतलाता हूँ, मैं ये कल की बात बतलाता हूँ, मैं ये आज और माजी की नहीं बतलाता। तो हमें खुदा के वास्ते पे पॉलिसी मेकर्स को आंखें खोल के चलना है। और जो भी मायूसी की बात ऐसे ने बात की, हमारे सक्सेस स्टोरी हैं, उन कामयाब लोगों की बायोग्राफीज दें, टीवी पे शेयर करें, प्रोग्राम करें, उनको यूनिवर्सिटीज में बुलाएं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, ताकि एक जज्बे के साथ वो अपना फ्यूचर जो इंस्पिरेशन हो। ठीक है जुनैद, जरा इसके बारे में जरा एक्सप्लेन करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो पढ़ता आया हूँ और आजकल जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कॉटन जो है वो बन चुका है। मैं भी जरा इसके ऊपर और बात करना चाहूँगा, बल्कि एक डेडिकेटेड प्रोग्राम इसके ऊपर करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से, इसके अलावा भी कुछ मामला थे जो ज़ेर बहस आए। जुनैद एहसन यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में ज़रा बताइएगा ज़रा, बड़ा ज़रूरी है। कितनी मोटिवेशन की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की, एक तो जो आपका पहला पॉइंट है उसके ऊपर मैं और आप फॉर्चुनेटली इसके ऊपर एक ही पेज पर हैं कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। सोशल स्टडीज़, एक्चुअल सोशल स्टडीज़, ये वाली नहीं जो पढ़ाई जाती हैं, जो सोशल स्टडीज़ हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है। जी प्लीज़। बिल्कुल काम करना है। और सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं वो मोटिवेशन से ज़्यादा मैं समझता हूँ इंस्पिरेशन क्रिएट करती हैं। वेरी राइट। देयर आर ट्रैक्स जिनसे लोगों ने सक्सेस हासिल की, और पाकिस्तान में बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है, आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर ले लें, कामरान रिजवी एक नाम है, कैसर अब्बास हैं, ये सारी सक्सेस स्टोरीज अगर आप इनकी देखेंगे, इसके अलावा आप ग्रास रूट पे लेवल पे लोगों को देख लें, तो देयर सो मेनी स्टोरीज जहाँ आपको पता चलता है कि लोगों ने किस तरीके से अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाया। मैं रिपीट करूंगा, किस तरीके से। देयर इज ऑलवेज एक्शन बिहाइंड। हम सब फल तो बनना चाहते हैं, ऐसा ही, ठीक है, लेकिन हम जिस तरीके से वो फल आता है, हम उस मेहनत पे नहीं जाना चाहते। हम फल बनना चाहते हैं। मुझे फिर एक शेर याद आ गया, मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहे। वाह। मिटा दे अपनी हस्ती, अपनी मैं को मिटा दे गर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो। क्या कहने हैं, बहुत हम वो दाना नहीं बनना चाहते, हम खाक में नहीं जाना चाहते, हम अपने आप को उस मेहनत से नहीं गुजारना चाहते, लेकिन हम बनना क्या चाहते हैं, वो फल। और जितनी सक्सेस स्टोरी आप देख लें, उन तमाम सक्सेस स्टोरीज के अंदर जो फल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से मेहनत करता हुआ आया है। ठीक है। There's so many people, right? Including myself, I would say कि I started my career as an administrator. जी, ठीक है। ट्रेनिंग मैनुअल्स को टाइप करना, मैं ओपनली आज ये बात करूंगा ताकि लोगों की चीज पता चले कि अगर आप चाहें जिंदगी में कुछ भी करना तो आप कर सकते हैं, आपको वो मुकाम मिलेगा। लेकिन जुनी, एक बात मैं अभी अपने स्टूडेंट से भी ये बात करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि आप आज जो आपके रोल मॉडल्स हैं वो कौन है, वो कहते हैं ज़ुकरबर्ग है, जैकमा है और इस तरह के लोग हैं। मैंने कहा तो आपने उससे क्या सीखा? तो ये कहते हैं कि हमने ये सीखा कि वो हाई स्कूल नहीं गया और आज दुनिया का जो सबसे बड़ा उसमें नाम है, बिलियनियर बन गया है। और जैकमा की भी मोरलेस स्टोरी यही है, और इस तरह और बड़े 2-4 नाम हैं जिनकी स्टोरी है ये। तो वो कहते हैं हमने उनसे इंस्पिरेशन ये ली हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े जो जीरो से शुरू किया था। थोड़ी सी डायरेक्शन का यहाँ पे फुकदान। हाँ, ये जरा बताइए। ये मैं आपको बताऊं, थोड़े से फोकस का है। हमने ये सीखा कि वो हाई स्कूल नहीं गया। आई टेल कि मेरा जो NLP का जो एक उस्ताद था, ठीक है, और है अभी भी, सेबेस्टियन, उसने भी हाई स्कूल नहीं किया जी। वो 3rd ग्रेड में आता था। ये तो मैंने उससे देख लिया। उसके आगे की चीज मैं नहीं देख रहा कि उसने और क्या क्या किया। यस। वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, कितना उसने स्टडीज की, कितना वो फोकस रहा, परसिस्टेंट रहा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। देखें, अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, किसी से सीखना, इंस्पिरेशन लेनी है, तो उसकी एक चीज नहीं हो सकता है, वो बहुत सी ऐसी चीजें करता हो जो हमारे माशरे, हमारे कल्चर के एतबार से वो चीज सही ना हो। नहीं है, हमने उस चीज पे देखना है कि वो वहां तक पहुंचा कैसे, क्या क्या उसने पॉजिटिव किया। हाई स्कूल नहीं किया तो आपकी बात सही है कि हम उसी पे फोकस करते हैं, उसने नहीं किया तो मैं भी ना करूं। मैं क्या करूं भाई, मेरे सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। हर स्टोरी मुझ में फिट इन नहीं होती। और बड़ी प्यारी बात आपने की जी, आपने एक उसको ले लिया, स्टीव जॉब को ले लिया, बिल गेट्स इज माय आइडियल, मेरा रोल मॉडल है। रोल मॉडल क्या होता है? रोल मॉडल आपका वो होता है जिसके पीछे आपने मेहनत की हो, जिसको फॉलो किया। अब क्योंकि वक्त में अब एक डिबेट होनी चाहिए इसके ऊपर भी कि आया सक्सेस पैसा कमा लेना ही है? क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में एक ये एग्जांपल सेट होती जा रही है कि जिसने पैसा कमा लिया ना वो सक्सेसफुल है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। सक्सेस जो है ना इंसान बनने में, हमारी सोसाइटी के अंदर सक्सेसफुल वो है जिसको पैसा कमाने का आर्ट आता है। सर, पैसा कमाने का आर्ट आना कोई बुरी बात नहीं है मेरी नजर। ठीक है, लेकिन सिर्फ सक्सेस यही नहीं है। सक्सेस, मैं फिर रिपीट करूंगा, विदाउट फुलफिलमेंट इज एन अल्टीमेट फेलियर। ठीक है, अगर आप कंटेंट नहीं है, और आप कंटेंट, हर इंसान, अल्लाह ताला ने हर शख्स को खूबियों के साथ भेजा है, और हर इंसान में जो सलाहियतें मौजूद हैं वो बेशुमार हैं।
अगर वो सलाहियतें नहीं सही मानों में इस्तेमाल कर रहा तो वो चाहे कितना ही पैसा कमा ले, अगर मेरी ज़ात से मेरे मुल्क में, मेरे शहर में, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को तकलीफ है मेरी ज़ात से, तो मेरी उस सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। मैं अमीरियत की एक तारीफ मेरी है, वो हमेशा देता हूँ ऐसा। अब वो ये है कि सिर्फ पैसा का मान अमीर नहीं है, इन टोटो आप अमीर हो। इन टोटो में आपका अखलाक भी है, आपकी कॉमन सेंस भी है, आपकी काबिलियत भी है, आपकी तालीम भी है, अखलाक भी है, वालिदैन के हकूक, माशरे के हकूक, इन टोटो। और अगर सिर्फ पैसा बहुत सारा है और बाकी चीजों में आप कामयाब नहीं है तो आप सक्सेस, माफ कीजिएगा, मेरे नजदीक बहुत गरीब है। ठीक है, अच्छा अब बातें बहुत सारी हैं जी और वक्त थोड़ा है, एक बात और सवाल पूछी जाती है जी, क्या हमारा मवाजना बड़े ममालिक से किया जाता है? ये मेरा भी थोड़ा सा सवाल है, मैं भी ये पूछता हूँ कि अब कभी बैठ के सोचता हूँ, पहले हमारा मुकाबला हुआ करता था कि नेबरिंग कंट्री से होता था, इधर से होता था, फिर एक वक्त आया कि हम बांग्लादेश से मुकाबला करने लगे, देन श्रीलंका से। अब हाल ही है कि जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है ऑन पेपर और वैसे भी अगर हम देखें सोमालिया, युगांडा और मेरे ख्याल में यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। ये तकलीफदेह बात है, मायूसी की बात नहीं है, लेकिन कर्जों में अभी जो मेरा आर्टिकल आया उसमें आपने पढ़ा होगा, मैं कंपैरिजन किसके साथ, पूरे दुनिया में श्रीलंका के सबसे ज्यादा कर्जे हैं और कर्जे डिफॉल्ट के लिए वो जा रहे हैं, उसके जो बॉन्ड हैं जो मैच्योर होने वाले हैं उसके पास फंड्स नहीं है उनको देने के लिए। और वो चीन गया है और चीन को एक पोर्ट दे चुका है वो, प्लेज करवाया और बाकी चीज भी वो बातचीत चल रही है। तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है हमारे खत्ते में श्रीलंका के बाद। मेरे पास ना चाहते हुए ये बात है, अब लोगों को सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। तो डेट में यकीनन, लेकिन बाकी चीजों में पाकिस्तान को अल्लाह ने एक वक़ार दिया है, एक नाम दिया है, बेशक स्पोर्ट्स में, तालीम में, आप दूसरे फोरम्स पे देखें तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक न्यूक्लियर स्टेट है, कोई छोटा मुल्क नहीं है कि जिसको आप सोमालिया से या ऐसे ममालिक से कंपेयर करें। लेकिन इस मुल्क को बहुत आगे जाना था और वो ममालिक जो हमारे बाद आए हैं, बांग्लादेश जिसको हम बहुत समझते थे, आज हमारे आगे कहाँ चले गए, रिजर्व में भी दोगुने हो गए हमारे, टका करेंसी जो भी हमसे डबल स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तानी करेंसी डबल है उसके मुकाबले में टका के। तो ये सब चीजें देख के मायूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसको देखें, बल्कि सबक के तौर पे लें कि देयर इज समथिंग समवेयर रॉन्ग। और मेरा उसका जवाब अगर आप जाते जाते मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा लीडरशिप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, who makes the destiny of the nation। बिल्कुल ऐसा ही। कौमों की किस्मतें जो होते हैं वो लीडर जो विजनरी होते हैं, जो वो चीज मुझे आपको नजर नहीं आती, उनको दीवार की दूसरी तरफ नजर आ रही होती है, उस पर वो फैसले करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े भी एक दूसरे में 5 साल पूरे निकल जाते हैं। ऐसा ही हुआ है। ऐसा विजनरी लीडर कायदे आजम थे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और किसी हद तक हमारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। उसके बाद आपको देखा है कि विजनरी लीडरशिप नहीं आई है। जो देखे ना बम जो ये बने हैं एटॉमिक, ये विजनरी तो जरूरत थी कि इंडिया से हमें मुकाबला करने के लिए हम इतना बजट नहीं होगा कि हम मिसाइल खरीद सकें, लेकिन हमें एक एटॉमिक बम लेके बैठ जाएंगे तो वो डिटरेंट होगा और जरूरत नहीं होगी किसी के हम पे आंख उठाए। बिल्कुल ठीक है, ये विजनरी लीडर्स। यस जुनैद, लास्ट वर्ड। आई एग्री एज फार द विजनरी लीडर्स आर कंसर्न। और साथ साथ अगर आज भी हम ये तय कर लें, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, देयर इज ऑलवेज अ फीडबैक, जो इन्होंने बड़ी प्यारी की, अगर हम सबक ले लें और आज भी हम एक डायरेक्शन सेट कर दें और इत्तेहाद कर लें कि हमने मिल के चलना है, एज अ नेशन चलना है और आगे चीज़ों को सही करना है, हर चीज़ का हल है, विल होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं बना रहे आप 5 साल के लिए सब जमातों के साथ बैठ? आपके प्रोग्राम में मैं 10 बार तो बोल चुका हूं और आपने भी इसको जिक्र किया है। तो जरा से विल करें, फॉर्मेट कोई स्टीरियो जिससे चलते चले आ रहे हैं चेंज करें, वो ऑब्सलीट हो चुका है। एब्सोल्यूट ट्रू। एक बहस और चलने के लिए, अब क्योंकि कम है लेकिन क्या करें, बड़ी डिटेल डिस्कशन है। वो कहते हैं जी एक सिस्टम है आपके यहाँ, जो एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है, उसका थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज कर दें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ चले जाएं, कोई पैराडाइम शिफ्ट आ जाए तो शायद उसकी वजह से कोई वो चेंजेस आ सकते हैं, सिस्टमैटिक हो सकती हैं, हो सकता है लोग यही और रोल चेंज है कि जब लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से मायूस हो गए
तो फिर दूसरी जो चीज अवेलेबल होती है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है। राइट। और अब आपने अपने दौर में प्रेसिडेंशियल सिस्टम कितने रहे, आधे जी, से ज्यादा जमहूरियत तो सदारती निजाम में रही है, उसमें भी अच्छी चीजें हुई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा अयूब के दौर में हुई, डैम्स वैम जो बने वो वही पीरियड था। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज आपको सूट नहीं कर रही या वो नताइज नहीं दे रही तो कोई हर्ज नहीं है, आप ऑल्टरनेटिव चीज को स्टडी करें, विद इन द सिस्टम चेंज ला सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है, सिस्टमैटिक कर सकते हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस, और वी हैड अ वंडरफुल टाइम। बहुत सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं और इंशाल्लाह आगे भी करें। ठीक है जुनैद, वेरी थैंकफुल टू यू, आपने अपना वक्त दिया, बल्कि एक डिटेल डिस्कशन ड्यू है, तो इंशाल्लाह होपफुली एक सेगमेंट इसके ऊपर होना चाहिए काउंसलिंग के हवाले से। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से जारी रहेगा। देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।